Myself, S.J. Moran, and I'm going to teach you physics in very easy way. Okay? So, first of all, start करने के पहले आपको 11th standard के क्या-क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नेक्स्ट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स, जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में थोड़े कुछ टॉपिक्स देखे होंगे। ओके, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो हम यहाँ पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ये सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, और उसके बाद हमारे पास होंगे रोटेशनल मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, that means properties of solid, liquid and gas, and उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे oscillation and waves. Okay, 12th स्टैंडर्ड में बच्चों हमारे पास जो टॉपिक्स है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो ये सारे टॉपिक्स हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल 11th में हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे कि हम डेली लाइफ में क्या-क्या चीजें मेजर करते हैं, तो आपने प्रैक्टिकली क्या-क्या ऑब्जर्व किया है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये मार्कर है, तो इस मार्कर का हम क्या-क्या मेजरमेंट कर सकते हैं? बेसिकली हम इसका सिंपल मास मेजरमेंट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ मार्कर मेजरमेंट कर सकते हैं, और कुछ चीजें तो हम इसका डायमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं। ओके, तो बच्चों अब हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल सिलेक्ट किए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास अगर कोई कार मूविंग हो तो हम इस मूविंग कार के क्या-क्या टर्म्स मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई कार मूविंग है तो हम उसका स्पीड चेक करना चाहेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, उस कार के स्पीड में कोई वेरिएशन है या नहीं, दैट मींस एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम मेजरमेंट ऑफ स्पीड, मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ऐसे सारे टर्म्स मेजर कर सकते हैं। ओके, तो सिमिलर वे अब डेली लाइफ में और क्या-क्या चीजें मेजर कर रहे हैं, तो मेजरमेंट ऑफ मास, दैट मींस अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो तो आप उसका मास मेजर कर सकते हो। आपके पास फिक्स्ड मास के बार्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो उसके हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई टेबल सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस टेबल का लेंथ मेजर करना हो मुझे, ओके, इसका मास मेजर करना हो, तो ऐसे सारे टर्म्स हम प्रैक्टिकली डेली लाइफ में मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो बच्चों अब आपको मेजरमेंट का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। ओके, मेजरमेंट का सिंपल मीनिंग हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, ओके, और उसके किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करना चाहे तो हम कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर स्पीड या फिर एक्सेलरेशन का मेजरमेंट किया हो, यहाँ पर मास या फिर यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट किया हो। नेक्स्ट थिंग है बच्चों हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ अगर मुझे किसी मूविंग कार का स्पीड मेजर करना है तो उस मूविंग कार का स्पीड क्या हो सकता है बच्चों? तो अगर मैं आपको कहूँ तो आप स्पीड का वैल्यू किस यूनिट में मेजर करेंगे? तो आप मेजरमेंट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ चलो हमारे पास किसी कार का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या पता चलता है? एवरी 1 सेकंड में वो कार 5 मीटर मूव करेगा। क्लियर? बट अगर मैं आपको सेम टू सेम कार का स्पीड 500 सेंटीमीटर पर सेकंड कहूँ तो क्या इसमें कोई भी चेंज आया? तो आपको यहां से क्या क्लियर होगा? नेक्स्ट, इन एवरी 1 सेकंड दैट कार मूव्स 500 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही आंसर आप ऑब्जर्व करोगे तो सेम है, 5 मीटर पर सेकंड या फिर 500 सेंटीमीटर पर सेकंड, बिकॉज 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर ट्रैवल करे या फिर 1 सेकंड में 500 सेंटीमीटर ट्रैवल करे, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है। बट आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो 5 एंड 500 दोनों ही डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें हमारे पास कार का स्पीड हो 5 मीटर पर सेकंड और 500 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो बच्चों आप यहाँ पे एक चीज नोट कर सकते हो कि दोनों के दोनों टर्म्स का मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। बट आप यहाँ पर एक चीज नोट करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो दोनों कैसे यहाँ पे डिफरेंट। तो आपको यहाँ से एक चीज क्लियर होना चाहिए, अगर हम डिफरेंट यूनिट सिलेक्ट करते हैं, ओके, इसे क्या कहेंगे हम? यूनिट ऑफ दिस स्पीड। सो अगर हम डिफरेंट यूनिट सिलेक्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो सिमिलर वे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करें और एज्यूम कर लो इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 किलोग्राम, तो मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे m से, एंड मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 2 किलोग्राम। अगर हम इस मास को ग्राम में मेजरमेंट का ट्राई करते हैं तो बच्चों 2000 ग्राम अगर हमारे पास प्रेजेंट हो तो इससे क्या पता चलता है कि अगेन हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज किया तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाता है।
तो अब अगर मैंने यहाँ पर ये यूनिट्स मेंशन नहीं किए होते, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट का मास आपको जस्ट इतना ही कहा होता m is equals to 2 या m is equals to 2000, तो क्या आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड मिलता? तो ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्रॉपर्ली कलेक्ट नहीं कर पाते। ओके, तो इसीलिए साथ में 2 के साथ अगर मैंने ग्राम रख दिया होता तो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट हो जाता, या फिर मैंने 2000 के साथ किलोग्राम रख दिया होता तो इसका मास तो काफी ज्यादा हाई हो जाता। तो बच्चों अब हमें यहाँ से एक चीज क्लियर होता है कि ओनली एंड ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी मेजरमेंट के लिए इनफ डेटा नहीं है, साथ में हमेशा क्या होना चाहिए, हमने उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट किया, ओके, तो उसका यूनिट हमने क्या सिलेक्ट किया था वो मेंशन करना हमेशा जरूरी है। ओके, तो चलिए सिमिलर में अगर हमने इस ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर किया हो तो इस ऑब्जेक्ट का लेंथ आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ है वो है 70 सेंटीमीटर, तो हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, L is equals to 70 सेंटीमीटर। अब अगर बच्चों मैं उसे मीटर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सेम लेंथ को हम रिप्रेजेंट करें मीटर में तो वैल्यू आएगा 0.7 मीटर। ओके, डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं आप। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस ऑब्जेक्ट का लेंथ mm में मेजर करना है तो बच्चों आपके पास यहाँ पर mm में आंसर आएगा 700 mm। ओके, तो आप एक ही ऑब्जेक्ट का लेंथ अलग-अलग यूनिट्स में मेजर करने का ट्राई करें तो आपको ऐसे क्लियर होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाता है। बट अगर मैं यहाँ पर जस्ट ओनली इतना इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करूं, लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 70 और 0.7 और 700 विदाउट यूनिट, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर यूनिट्स का इंपॉर्टेंस रहेगा। क्लियर? तो बच्चों अब हम समझेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसा होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हम स्पीड मेजर करें, मास मेजर करें, लेंथ मेजर करें, तो सारे के सारे टर्म्स में आपने एक चीज नोट किया होगा कि हमें उसके लिए क्या मेजरमेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज किसी न किसी पर्टिकुलर यूनिट के साथ। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं, ओके, तो हमें वहां पर उस मेजरमेंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा और किसी न किसी पर्टिकुलर यूनिट में मिलेगा। तो अगर हम उन दोनों को साथ में रख दें तो उसी टर्म को हम क्या कहेंगे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो 5 मीटर पर सेकेंड को कंबाइनली हम बच्चों क्या कहेंगे, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सिमिलर में हमने लेंथ एंड मास भी मेजर किया, तो मास, लेंथ, टाइम, करंट, ये सारे के सारे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है और ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम समझते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कैसा होना चाहिए। तो यूनिट बच्चों फर्स्ट थिंग हमें पता चलता है कि यूनिट डिफाइनेट होना चाहिए एज वेल एज अनएम्बिगुअस होना चाहिए। तो अब ये डिफाइनेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, तो डिफाइनेट वर्ड का मीनिंग होता है ऐसे टर्म जो कि फिक्स रहे। ओके, तो एज्यूम कर लो अगर हमने किसी मीटर स्केल को मैन्युफैक्चर किया तो उसका साइज क्या हम प्लेस करेंगे, दैट इज 1 मीटर, दैट मींस 100 सेंटीमीटर। अब अगर हम जितने भी मीटर स्केल बनाए तो उन सभी के साइज कैसे होने चाहिए, एज इट इज फिक्स्ड। बट ऐसा क्या हो सकता है कि अगर मैंने 1 मीटर स्केल बनाया दैट इज 100 सेंटीमीटर, उसका लेंथ इतना है और सेकंड का लेंथ स्मॉल है, थर्ड का लेंथ लार्ज है, तो यहां पर तो मेरे हर एक मीटर स्केल के ऊपर कैलिब्रेशन नंबर क्या दिखेगा, 100 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली सबके साइज कैसे होंगे, डिफरेंट। तो अगर ऐसा हमने इस टाइप के मीटर स्केल्स बनाए तो इससे क्या होगा बच्चों, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करने जाएंगे इस टाइप के मीटर स्केल से तो हर एक रीडिंग्स हमारे डिफरेंट आएंगे। दैट मींस हम एक ही ऑब्जेक्ट का लेंथ अगर ऐसे डिफरेंट मीटर स्केल के हेल्प से मेजर करने का ट्राई करेंगे तो हमको एक ही ऑब्जेक्ट का लेंथ अलग-अलग मिलेगा। तो क्या बच्चों अब ये सूटेबल है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल लेंथ मिले हमें। ओके, तो इसीलिए हमारा जो भी यूनिट हो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, फिक्स। ओके, सेकंड थिंग है हमारे पास अनएम्बिगियस। अब अनएम्बिगियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, हम जिस भी यूनिट का कोई भी एक पर्टिकुलर नेम देते हैं। ओके, जैसे कि हमने क्या बोला है कि अगर हमारे पास लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है तो हम इस मीटर वर्ड का यूज किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट मेजरमेंट के लिए नहीं करेंगे। अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एज वेल एज मीटर इज द यूनिट ऑफ मास, तो बच्चों इसमें कंफ्यूजन क्या होगा। तो बच्चों अब अगर हमारे पास कहीं पे कोई एक रीडिंग है 5 मीटर तो इससे हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो
जो रीडिंग है वो किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर्ड है या फिर वहां पर किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर्ड है। इसीलिए हम कोई भी जब यूनिट का नेम देते हैं तो वो हमेशा कैसा होना चाहिए, यूनिक। ओके, उसका हम किसी भी अदर प्लेस पे सेम टू सेम एज इट इज यूज नहीं करेंगे। ओके, सो नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास, मेजर ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। ओके, सो तब जैसे कि हम देख सकते हैं कि किसी भी मेजरमेंट का जो यूनिट होता है, ओके, वो हमेशा कैसा होगा, फिक्स्ड। उसका जो भी साइज है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, उसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई मीटर स्केल है और उसका साइज हमने डिफाइन कर दिया 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो फिर मैं बाद में कल को उठ के ऐसा नहीं कर सकता कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। इससे क्या होगा, तो अगर कोई दो पर्सन अलग अलग जगह पे मेजरमेंट करेंगे और उसने एक पर्सन ने क्या किया, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर सिलेक्ट कर लिया और सेकंड पर्सन ने 1 मीटर इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर सिलेक्ट कर लिया, तो इससे क्या होगा, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी यूनिट को डिफाइन करते हैं तो उसका साइज हमेशा फिक्स होना चाहिए। ओके, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आना चाहिए। ओके, so next point is the prototype or that is replica of a unit should be easily reproducible as well as easily available। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, तो बच्चों आप एज्यूम कर लो अगर हमारे पास कोई मीटर स्केल है, ओके, और वो किसी भी रीजन से लॉस्ट हो जाए या फिर ब्रेक हो जाए और आपको अगर नियर बाय मार्केट में मिले ही नहीं तो आपको उसके लिए डिफिकल्टीज होगी। तो इसीलिए हमेशा जो भी हम स्टैंडर्ड यूनिट सेट करते हैं, ओके, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, और उसके लिए हमने कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया, तो जब बच्चों हम ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसिबल एज वेल एज इजीली अवेलेबल। ओके, तो चलिए बच्चों अब समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग, फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास 3 टाइप्स अवेलेबल है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, नेक्स्ट है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड लास्ट वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। So now first thing is fundamental physical quantities। अब fundamental physical quantities क्या होता है बच्चों, तो ऐसे physical quantities जो किसी other physical quantities पे dependent ना हो, okay, independent of all other physical quantities, that is called the fundamental physical quantities। तो जैसे कि हमारे पास इस टाइप के physical quantities अवेलेबल है जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं करते, तो ऐसे कौन से physical quantities होते हैं बच्चों, तो जैसे कि हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, ओके, ये सारी चीजें किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसके नेम से ही क्लियर होता है कि डिराइव करना पड़ेगा। तो डिराइव किसके बेस पे करेंगे, हमारे पास जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं अगर हम उसी के डिफरेंट वे से कॉम्बिनेशंस बनाएं और उसके हेल्प से हमारे पास जो भी न्यू फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि अगर हम एग्जांपल सिलेक्ट करें, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड मेजर करना है, ओके, तो स्पीड दैट मींस क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो यहां से हमें पता चलता है कि स्पीड मेजर करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल भी मेजर करना पड़ेगा एज वेल एज टाइम का भी रिक्वायरमेंट होगा। दैट मींस हमने डिस्टेंस एंड टाइम दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से स्पीड ऑब्टेन किया, तो स्पीड को बच्चों हम क्या कहेंगे, दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन से फिजिकल क्वांटिटीज है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल से इंडिपेंडेंट है। ओके, ना ये फंडामेंटल पे डिपेंड करते हैं ना ये डिराइव्ड पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ये सभी से इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होता है। तो हमारे पास है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज में प्लेन एंगल एज वेल एज सॉलिड एंगल। तो बच्चों ये प्लेन एंगल क्या होता है, तो अगर आपने बेसिकली अभी तक जो भी एंगल्स मेजर किए वो सारे के सारे कैसे होते हैं, प्लेन एंगल्स। ओके, बट अगर हम किसी भी एक सरफेस से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर्म्ड एंगल डिस्कस करें, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप एक वाटरमेलन का एक पीस कट करके रिमूव कर दीजिए तो आपके पास जो एंगल अवेलेबल होगा उसके टिप पे, ओके, वो एंगल को हम क्या कहेंगे बच्चों, दैट इज सॉलिड एंगल, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। सिमिलर वे अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझें तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। दैट मींस अगर मैं आपको कहूं मुझे लेंथ मेजर करना है तो क्या आपके पास सिंगल यूनिट होता है, मीटर,
आप सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में, फुट में, आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स अवेलेबल है। तो उसी के बेस पे हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया हुआ है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स प्रेजेंट है, फुट, पाउंड एंड सेकंड, दैट इज FPS। ओके, सो फुट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, पाउंड इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास एंड सेकंड इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। क्लियर? सो लेंथ, मास एंड टाइम, यहां पर हमारे पास 3 टर्म्स प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट सिस्टम है बच्चों हमारे पास सीजीएस सिस्टम। अब जो ये सीजीएस सिस्टम है, यहां पर भी हमारे पास एज इट इज 3 टर्म्स अवेलेबल है, बट यहां पर C फॉर क्या होगा, सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। दैट मींस अगेन अगर हम लेंथ, मास एंड टाइम का मेजरमेंट करें और उसके न्यू यूनिट सिलेक्ट करें तो हमारे पास न्यू सिस्टम अवेलेबल है, दैट इज सीजीएस सिस्टम। ओके, बट टाइम के रिस्पेक्ट में हमने ये सिस्टम्स कंटिन्यूअसली अपग्रेड किए हुए हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट सिस्टम इज MK सिस्टम। अगेन फर्स्ट वन इज फॉर लेंथ, नेक्स्ट इज फॉर मास एंड थर्ड वन इज फॉर टाइम। सो M stands for meter, K is for kilogram and S is for second. Okay, तो ये हमारा नेक्स्ट सिस्टम है, दैट इज MK सिस्टम। नाउ आवर न्यू सिस्टम इज MKS सिस्टम। अब MKS सिस्टम में बच्चों MKS एज इट इज अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर M is for meter, K is for kilogram, S is for second, तो एज इट इज आपको MKS मिलेगा। ओके, बट यहाँ पर आप एक चीज नोट कर सकते हो, हमारे पास एक्स्ट्रा एक टर्म प्रेजेंट है, दैट इज A। तो यहाँ पर जब तक करंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था तब तक हम ये सिस्टम यूज करते थे। जब करंट का डिस्कवरी हो गया उसके बाद हमने यहाँ पर एक और टर्म इन्वॉल्व कर दिया एंड दैट इज एम्पियर। ओके, so our next system is SI system. Okay, this is system international. This system is internationally accepted system, and in this system there are again 4 terms, MKS, okay, meter, kilogram, second and ampere, and 3 more terms are present here. तो बच्चों अभी हमने देखा कि ऐसा यूनिट्स में हमारे पास टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कह सकते हैं या फिर प्राइमरी यूनिट्स भी कह सकते हैं। ओके, तो अब ये 7 में हमने बेसिक फोर्स तो देख लिए थे, मास, लेंथ, टाइम, करंट, दैट मींस MKSA, ये 4 हमने अभी डिस्कस किए। ओके, अब अभी हमने देखा था कि वहां पर टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटीज थे, उसमें से 4 हमारे पास पहले से प्रेजेंट है, MKS है, एंड 3 मोर फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर केल्विन, मोल एंड कैंडेला, ये इसके यूनिट्स हैं, बट फिजिकल क्वांटिटीज हम इसे कहेंगे टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो चलिए बच्चों अब हम इसके यूनिट्स एंड इसके सिंबल्स देखेंगे। तो सिंबल्स हम क्यों देते हैं कभी भी, जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ हमने मेजर किया 2 मीटर तो हमें पूरा का पूरा वहां पर मीटर नहीं लिखना है। ओके, या किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया 10 किलोग्राम तो पूरा का पूरा किलोग्राम नहीं लिखेंगे, हम उसे डायरेक्टली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं इसके यूनिट्स क्या होता है। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वन है मास। अब मास का यूनिट आप सभी को पता है, किलोग्राम, ग्राम, हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं, बट ऐसे यूनिट्स में हमने किसे इन्वॉल्व किया है तो किलोग्राम। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास है। अब हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सिंबॉलिकली, तो सिंबॉलिकली इसे रिप्रेजेंट करना है स्मॉल के स्मॉल जी से। ओके, यहाँ पर कोई भी फुल स्टॉप, कॉमा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, स्मॉल के स्मॉल जी। नेक्स्ट वन इज लेंथ, एंड लेंथ का हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो है मीटर, और इसे अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल m से। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइम एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ओके, तो सेकंड तो हमारा FPS, CGS, MKS है, एज वेल एज ऐसा यूनिट, हर एक में हमारा सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल s। ओके, नेक्स्ट वन इज करंट। करंट का हमारे पास जो यूनिट होता है बच्चों वो है एम्पियर। ओके, आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा है, तो एम्पियर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली कैपिटल A से। ओके, तो कैपिटल A से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर सारे स्मॉल लेटर्स हैं और यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर यूज किया। तो इसका रीजन मैं आपको जस्ट यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जब भी किसी साइंटिस्ट के नेम से किसी यूनिट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके सिंबल को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर का जो यूनिट है बच्चों आपने देखा होगा डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, बट यहाँ पर हमारे पास न्यू यूनिट है केल्विन। ओके, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं
कैपिटल के से, ओके, बिकॉज ये भी हमारा साइंटिस्ट के नेम से गिवन यूनिट है, ओके। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है बच्चों मोल, ओके, और इसे हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं MOL से, दैट इज मोल। दोनों को हम रीड तो बच्चों सेम वे से करते हैं, ओके, बट यहां पर MOL है दैट इज मोल, और यहां पर MOL है, ओके। नेक्स्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों? तो आपने ये सारे टर्म्स तो देखे हुए हैं, ठीक है, बट ये जो क्वांटिटी है ये होता है ब्राइटनेस ऑफ द लाइट मेजरमेंट के लिए, और इसका जो यूनिट है वो होता है बच्चों कैंडेला, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल c एंड स्मॉल d। तो बच्चों ये हमारे टोटल बेसिक 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिसे हम फंडामेंटल यूनिट्स भी कहेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगे वो इन्हीं सारे के सारे 7 फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि स्पीड मेजरमेंट करना हो तो डिस्टेंस एंड टाइम का रिक्वायरमेंट है, दैट इज मीटर पर सेकंड उसका यूनिट था, तो इन दोनों के हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटी बना हुआ है। तो हम नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटीज इन सभी के सभी 7 फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से देखेंगे, ओके। सो आई होप बच्चों आपको मेजरमेंट, यूनिट्स एज वेल एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मीनिंग क्लियर हुआ होगा, एंड आप इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।